हेलो एवरीवन, मैं कोकिला प्रधान आपका अपने यूट्यूब चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, इसका आखिरी टॉपिक भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, इसके बारे में देखा था। आज हम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक युद्ध ये देखेंगे। मुख्य रूप से 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। लेकिन आज हम विशेषकर प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 1748 तक 2 वर्ष चलने वाले इस युद्ध के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति। तो कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति बेहद अस्थिर थी, कमजोर थी और षड्यंत्रों से भरी हुई थी। क्योंकि सबसे पहले मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, जो कि केंद्रीय सत्ता थी। क्यों हो रहा था? क्योंकि दिल्ली के मुगल बादशाह बेहद कमजोर हो चुके थे, दक्षिण भारत पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था और स्वायत्त राज्य का उदय हो रहा था। 1724 में मुगल के सूबेदार चिनकिलिच खान, निजाम उल मुल्क जिसे हम कहते हैं, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और हैदराबाद राज्य की स्थापना की। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो उसकी भौगोलिक स्थिति आज के कर्नाटक से अलग थी, क्योंकि जिस कर्नाटक के बारे में अभी हम पढ़ेंगे वो कोरोमंडल तट का क्षेत्र था, वो पूर्वी क्षेत्र था। इसकी राजधानी थी अड़काट। यह स्वतंत्र राज्य नहीं था। अगर हम प्रशासनिक स्थिति की बात करें, प्रशासनिक रूप से कर्नाटक स्वतंत्र देश नहीं था। हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला यह एक उप केंद्र या फिर सूबा था, जिसका शासन निजाम द्वारा नियुक्त नवाब चलाता था। तो कर्नाटक की आंतरिक सत्ता संघर्ष क्या हो रहा था बेसिकली कि 1730 में के दशक में कर्नाटक का नवाब दोस्तली बना। वो भी निजाम की मर्जी के बिना खुद को नवाब घोषित कर चुका था, जिससे निजाम उससे नाराज थे। ये तो 1730 की बात हुई। 1740 में क्या हुआ? मराठों का आक्रमण हुआ कर्नाटक में, जिसमें दोस्तली मारा गया और मराठों ने दोस्तली के दामाद चंदा साहब को बंदी बना लिया और अपने साथ में नागपुर ले गए। और इसके कारण कर्नाटक की गद्दी खाली हो गई थी। तो दोस्तली की मृत्यु के बाद हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम उल मुल्क, इसने दखल दिया। उसने क्या किया? अपने एक वफादार सेनापति अनवरुद्दीन खान को कर्नाटक का नया नवाब घोषित कर दिया। और अनवरुद्दीन कौन था? वो बाहरी व्यक्ति था। इसलिए कर्नाटक की स्थानीय जनता और पुराने नवाब जो दोस्तली हैं, जो दोस्तली थी, उसके वफादार अमीर अनवरुद्दीन को पसंद नहीं करते थे। तो ये था कर्नाटक के बारे में। अब देखते हैं यूरोपीय कंपनियों की क्या स्थिति थी। मुख्य रूप से उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। तो कर्नाटक के राजनीतिक खालीपन का वे दोनों फायदा उठाना चाहती थी। फ्रांसीसियों में गवर्नर दुप्ले, इन्होंने भी चाहा। तो फ्रांसीसियों का मुख्यालय था पौंडीचेरी, जो कि कर्नाटक क्षेत्र के भीतर आता था। दुप्ले भारतीय राजाओं के आपसी कमजोरी को जान चुके थे और वे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहते थे। वहीं अंग्रेज भी यही चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका मुख्य केंद्र मद्रास था, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो पौंडीचेरी के करीब था। अगर हम कहें तो ये भी कर्नाटक क्षेत्र में ही आता था। और अंग्रेज भी अपने व्यापारिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में बदलना चाहते थे। तो ये था कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति। अब हम देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। मेन कारण था यूरोप में शत्रुता थी। किन किन के बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के बीच शत्रुता थी। क्यों? क्योंकि 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन भारत में दोनों कंपनियां शांति चाहती थी। परंतु क्या हुआ? यूरोप का असर यहाँ पर हुआ। यूरोप की इस दुश्मनी ने भारत में भी दोनों के बीच युद्ध करवाया। तो शुरुआत किसने की? शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। भारत में युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। कैसे? ब्रिटिश नौसेना की अधिकारी
कमोदोर बार्नेट ने फ्रांसीसियों को उकसाने के लिए समुद्र में उनके कुछ व्यापारिक जहाजों पर कब्जा कर लिया। तो उसकी प्रतिक्रिया में डुप्ले ने भी जवाबी कार्रवाई की। कैसे? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसका बदला लेना चाहा। उसने मॉरिसन, जो कि उस समय फ्रांसीसी कॉलोनी था, उसके गवर्नर ला बुर्दो ने इससे मदद मांगी और उनकी मदद से 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। ला बुर्दो ने एक शक्तिशाली बेड़े और 3000 सैनिकों के साथ भारत पहुंचा। फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों का सबसे मजबूत गढ़ मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज को घेर लिया और कब्जा कर लिया। इसमें एक रोल भारतीय शासक का भी हस्तक्षेप हुआ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगी थी, या फिर न्याय की गुहार लगाई थी उन्होंने। नवाब ने डुप्ले को युद्ध रोकने और मद्रास खाली करने का आदेश दिया, लेकिन डुप्ले ने ठुकरा दिया। यहीं से प्रसिद्ध सेंट थोमे का युद्ध इसका नींव पड़ा, मतलब दोनों के बीच टकराव शुरू हो रहा था। तो इसका कारण क्या था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का मद्रास जीतकर नवाब को सौंपने के वादे से मुकर जाना। अच्छा, तो पृष्ठभूमि क्या है कि अंग्रेजों ने, सबसे पहले हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने नवाब से मदद मांगी थी। जब मॉरिसन ने वहां पर उस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहा, तब नवाब ने चेतावनी दी थी, लेकिन वे नहीं माने। तो वे मद्रास जीत लिए। कौन? फ्रांसीसी मद्रास जीत लिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? बुर्दोने को बड़ी रकम, लगभग 4 लाख पाउंड की रिश्वत देना चाहा और उसका लालच दिया, जिससे बुर्दोने ने ये सोचा कि वह पैसे लेकर वापस मॉरिसन जाने को तैयार हो गया। लेकिन दुबले का यह सपना था कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य खड़ा करे, लेकिन इसी कारण दोनों के बीच मतभेद हो गया। किन किन के बीच? डुप्ले और बुर्दोने, दोनों के बीच मतभेद हो गया। इसी को देखकर डुप्ले ने ये सोचा, उसने एक कूटनीतिक चाल चली। कैसे? उसने ये जान लिया था कि एक तरफ तो ये मद्रास छोड़ने में अड़ा है और दूसरी तरफ जो नवाब है वह नाराज है। इसलिए उसने नवाब के पास अपना एक दूत भेजा। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि मद्रास हम आपको वापस लौटा देंगे। किसने कहा? ये डुप्ले ने कहा। और इसी झांसे पर नवाब शांत हो गया था। लेकिन जैसे ही बुर्दोने मद्रास को छोड़कर चला गया, दुबले ने मद्रास पर अपना नियंत्रण कर लिया। और जब युद्ध खत्म हो गया तो नवाब ने उसका वादा जो किया था उसकी याद दिलाई, लेकिन दुबले उसमें मुकर गया। इसी का नतीजा हुआ सेंट थोमे का युद्ध। खुद को ठगा महसूस कर नवाब अनवरुद्दीन गुस्सा हो गए और इसी धोखे का बदला लेने के लिए नवाब ने उसके बेटे महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की फौज फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए भेजी। यही सेना जब मद्रास के पास फ्रांसीसियों से टकराई तो इसे ही हम इतिहास में सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं या फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। तो इसमें प्रतिद्वंदी कौन कौन थे? कर्नाटक के नवाब के बेटे महफूज खान, उसके नेतृत्व में उनकी सेना, और फ्रांसीसी सेना जिनका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन पैराडाइज। तो युद्ध का स्थान क्या था? मद्रास के पास अद्यार नदी के तट पर सेंट थोमे नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। और सैन्य संतुलन, मतलब नवाब की सेना में नेतृत्व कर रहे थे महफूज खान और उनके पास 10,000 सैनिक थे, पारंपरिक सैनिक थे। और फ्रांसीसी सेना में फ्रांसीसी सेनापति पैराडाइज के 930 सैनिक थे, जिनमें 230 फ्रांसीसी थे जबकि 700 भारतीय मूल के प्रशिक्षित सैनिक थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पैराडाइज की छोटी सी अनुशासित और आधुनिक तोपों से युक्त, मतलब सारे आधुनिक तोप हथियार जिनके पास मौजूद थे, फ्रांसीसी सेना
वो जीत गई और महफूज खान के उस 10,000 सैनिकों वाले विशाल पारंपरिक सेना को बुरी तरह हराया था। तो अब देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और उसका परिणाम क्या हुआ। युद्ध समाप्त कैसे हुआ? युद्ध का अंत 1748 यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ए ला सापेल की संधि होने से भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। तो इसका अंत भारतीय कारण से नहीं हुआ था बल्कि यूरोप के घटनाक्रम से हुआ था। 1748 में यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ए ला सापेल की संधि हुई थी, जिससे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप में शांति होने के बाद भारत में भी दोनों कंपनियों ने तुरंत युद्ध रोक दिया था। दूसरा, भूभागों की अदला बदली। कैसे? फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस किया, बदले में यूरोप उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लुइबर्ग लौटाया। इसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत भारत में फ्रांसीसियों ने जीता हुआ मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसियों से जीता हुआ जो क्षेत्र था लुइबर्ग, उसे फ्रांसीसियों को वापस दे दिया। तो इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? फ्रांसीसी सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। भले ही मद्रास हाथ से निकल गया हो, लेकिन सेंट थॉमे के युद्ध में नवाब को हराकर फ्रांसीसियों की सैन्य प्रतिष्ठा पूरे भारत में बढ़ गई थी। मात्र 930 फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा नवाब के 10,000 सैनिकों को हराने से फ्रांसीसियों का दबदबा बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ? नवाबों की सैन्य कमजोरी उजागर हो गई। भारतीय राजाओं की सेनाएं संख्या में बड़ी तो थी, परंतु असंगठित थीं, जो यूरोपीय तोपखाने और अनुशासन के सामने लाचार थीं। फिर इसी से भविष्य की नींव। इस युद्ध के परिणामों से गवर्नर डुप्ली को भारतीय राजाओं के घरेलू विवादों में सीधे हस्तक्षेप करने की नीति सिखा दी। मतलब गवर्नर डुप्ले को समझ आ गया कि भारतीय राजाओं को आपस में लड़ा कर भारत की राजनीति पर कब्जा किया जा सकता है। इसी सोच ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध का रास्ता तैयार किया। तो अब देखते हैं महत्व क्या था इनका। महत्व ये था कि भारतीय राजाओं की कमजोरी उजागर हो गई थी। सेंट थोमे के युद्ध ने साबित किया कि भारतीय राजाओं की विशाल सेनाएं यूरोपीय सैन्य अनुशासन के सामने बेहद कमजोर थी। फिर नौसेना का सर्वोच्च महत्व। यह साफ हो गया कि भारत में वही शक्ति राज करेगी जिसके पास सबसे शक्तिशाली और आधुनिक नौसेना होगी। डुप्ले की कूटनीति का उदय। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। उसने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कला सीख ली और मद्रास की वापसी। 1748 की एला सापेल की संधि के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास वापस मिल गया और फ्रांसीसी को उत्तरी अमेरिका में लुइबर्ग का क्षेत्र मिल गया। तो आज हमने ये सब देखा। आज का सारांश क्या है? युद्ध से पहले की स्थिति। कौन सा युद्ध? प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध। इसकी पहले की स्थिति हमने देखी। उस समय मुगल सत्ता कमजोर था। हैदराबाद के निजाम के अधीन कर्नाटक था। कर्नाटक की राजधानी थी अरकात और वहाँ का नया जो नवाब था वो था अनवरुद्दीन और अलोकप्रिय नवाब था। हमने तत्कालीन कारण देखा। यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिश अधिकारी वॉर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जे से तनाव भड़का और युद्ध हुआ। मद्रास का पतन। 1746 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिसन के गवर्नर ला बुरदोने की नौसैनिक मदद से अंग्रेजों का मुख्य केंद्र मद्रास जीत लिया। सेंट थोमे का युद्ध शुरू हो गया। 1746 में डुप्ले के धोखा देने मतलब मद्रास न सौंपने पर नवाब ने युद्ध छेड़ा। कैप्टन पैराडाइज के 930 आधुनिक सैनिकों ने नवाब के 10,000 सैनिकों को हराया। समाप्ति व संधि। समाप्त कब हुआ था? 1748 में हुआ। 1746 में शुरू हुआ, 1748 में ये खत्म हुआ। यूरोप में ए ला सापेल की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजों को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइबर्ग वापस मिला। इसका महत्व क्या है कि भारतीय राजाओं की सैन्य कमजोरी दुनिया के सामने आई और गवर्नर डुप्ले को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति का रास्ता मिला।
तो आज हमने ये देखा। कल की क्लास में हम देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, 1749 से 1754 तक चलने वाले इस युद्ध के बारे में कल जानकारी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।